इन जैसों को तो शमशान घाट में जिंदा जला देना चाहिए। इसकी काली नजर हमारे बच्चों पर ना पड़े, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। न जात ना ही कुल का पता, गांव के बाहर रहने के लिए जगह दी, फिर भी मुंह उठाकर गांव में चला आता है बदतमीज। कोई छूना मत इसे। सुनो, आज के आज गांव की सभी नालियां साफ हो जानी चाहिए, नहीं तो तेरी झोपड़ी चलेगी। तूने उस दिन मेरे दादाजी का मुंह देखा और अगले ही दिन वो चल बसे। ऐसे मनहूस मुंह पर तो गालिक पोत देनी चाहिए। अरे देखते क्या हो, इसे एक ऐसा सबक सिखाते हैं कि इसकी हेकड़ी, इसकी नजर हमेशा के लिए उतर जानी चाहिए। सिर्फ 17 साल का सार्थक, लेकिन अपमानों की आंधी में भी चट्टान की तरह अडिग खड़ा था। वो ना रोया, ना उसने कोई जवाब दिया। उसकी चुप्पी एक चीख थी, एक कहानी की शुरुआत। यह कहानी है अघोरपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो घने जंगलों और तांडव पर्वत से घिरा हुआ है। इस गांव की जमीन के नीचे कई पुराने राज दफन हैं। आजकल यहां सिर्फ इंसान रहते हैं, लेकिन वर्षों पहले इंसानों के साथ पिशाच कुल भी इस गांव में रहता था, जो अपनी पहचान छिपाकर जीवन बिताता था। बाकी दुनिया उन्हें भूल गई, लेकिन अघोरपुर उन्हें नहीं भूला। उसी गांव में रहता है 17 साल का अनाथ सार्थक, जो गांव में श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के सारे काम करता था, जैसे लकड़ी जमा करना, चिता सजाना, दाह के बाद अग्नि जलाए रखना। वो अंतिम संस्कार के बाद मिलने वाली दान दक्षिणा से अपनी भूख मिटाता। जिस दिन श्मशान पर कुछ भी ना छोड़ा जाए, वो खाली पेट ही सो जाता। बारिश के दिनों में जब गांव की नालियां जाम हो जाती, तो लोग उसे बुलाते, वो उसे ठीक करता। सार्थक को पूरा गांव अपशकुन और कलंक नाम से पुकारता था। इसी कारण गांव में माँ बाप की हवेली होते हुए भी सार्थक गांव की सीमा पर एक झोपड़ी में रहता था। बचपन से ही सार्थक के माथे पर एक अजीब चिन्ह था, 3 नोकों वाला उल्टा त्रिशूल। इसी कारण उसे कोई छूता तक नहीं था। कई साल पहले इस गांव में इंसानों के बीच पिशाचों के 2 गुट रहते थे। एक था अश्वक और दूसरा था कालरात्रि। अश्वक गुट जो इस दुनिया में शांति चाहता था, वो इंसानियत की रक्षा करता। गांव में जब भी संकट आता, सबसे आगे रहता था, इसीलिए उसे रक्षक भी कहा जाता था। दूसरी ओर कालरात्रि गुट था, जो असुरी शक्तियों की पूजा करता था। वो लोगों को अपना गुलाम बनाकर केवल सत्ता पाना चाहता था। असल में यही वो 2 गुट थे, अश्वक और कालरात्रि, जिनसे जुड़ा था सार्थक का जन्म, क्योंकि सार्थक एक पिशाच वंशी था। पिशाच एक ऐसा नाम था जो सदियों से डर, अंधकार और रहस्य का प्रतीक था। पिशाच दिखते तो इंसानों जैसे थे, पर उनके अंदर बहती थी एक प्यास, खून की प्यास। उसी से उन्हें शक्ति मिलती थी। रात में उनकी शक्ति दुगनी हो जाती। कुछ पिशाचों ने तबाही मचाई थी, लेकिन सभी पिशाच बुरे नहीं थे। कुछ पिशाचों ने मानवता की रक्षा भी की थी। सार्थक के पिता महाबली एक महान योद्धा थे, जो अश्वक कुल से थे, और मां त्रिलोक्या कालरात्रि की शक्तिशाली तांत्रिक थी। आश्रम में एक साथ शिक्षा लेते समय उन दोनों में प्रेम हुआ। जब दोनों ने भिन्न पिशाच कुल के होने के बावजूद विवाह करना चाहा, तब आश्रम के आचार्य विद्याधाम ने उनसे कहा, अगर ये शादी हुई तो आप दोनों से जन्म लेने वाला बच्चा कालरात्रि पिशाच वंश के अंत का कारण बनेगा। तब महाबली ने आचार्य को समझाते हुए कहा, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं आचार्य, हम तो इस दुनिया में शांति चाहते हैं। अगर भविष्यवाणी है भी, तो हम दोनों शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। भविष्यवाणी की ये बात जब कालरात्रि पिशाचों को पता चली, तब उन्होंने त्रिलोक्या को शादी के लिए मना किया। लेकिन त्रिलोक्या ने भविष्य में होने वाली अनहोनी को जानते हुए भी महाबली से शादी रचाई।
शादी के 1 साल बाद जैसे ही सार्थक का जन्म हुआ, कालरात्रि गुट में डर फैल गया कि कहीं महाबली का बच्चा बड़ा होकर उनके अंत का कारण ना बने। कालरात्रि गुट ने अश्वक पिशाचों के खिलाफ भयानक युद्ध छेड़ा, जिसमें सार्थक के माता पिता मारे गए, लेकिन सार्थक बच गया। सार्थक को अभी कुछ नहीं पता था, ना अपने खून की सच्चाई, ना अपने माता पिता की विरासत। वो तो बस गांव में बेहाल जी रहा था। सार्थक रोज की तरह अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर त्रैलोक्य कुंज हवेली पर पड़ी। ये वो जगह थी जहां उसका जन्म हुआ था। ये हवेली उसके माता पिता की निशानी थी। उसे हमेशा ऐसा लगता मानो उस खंडहर में कोई उसे पुकार रहा हो। तभी उसे हवेली पर एक जलता दीपक दिखाई दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। उसे अक्सर हवेली पर एक जलता दीपक दिखाई देता था। सार्थक ने टूटी हवेली को देखकर मन ही मन कहा, काश मेरे माँ और पिताजी आज जिंदा होते तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती। मुझे इतनी कठिनाइयां ना झेलनी पड़ती। सार्थक फिर से अपनी झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ा। उसी वक्त उसके सामने 10-15 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। सभी लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी लाठियां थी। भीड़ में से सभी लोग उसे गुस्से से घूर घूर कर देख रहे थे। कारण था एक मवेशी की मौत। गांव के बाहर जंगल में एक किसान के मवेशी की लाश मिली थी। मवेशी का खून सूख चुका था, जैसे किसी ने उसे पी लिया हो। मवेशी का शरीर बेजान और आंखें फटी हुई थी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई और हर बार की तरह सबका संदेह सार्थक पर ही था। तभी भीड़ में खड़े लोग उसे तरह तरह से कोसने लगे। पिछले कई दिनों से गांव में मवेशी मरे पड़े और हर बार उनके शरीर पर वही पुराने जख्म, वही खून चूसने के निशान। और अब क्या सबूत चाहिए हमें? सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इंसान का रक्त नहीं बदलता। ये लड़का इसके माँ बाप की तरह ही पिशाच वंशी है। सालों पहले जब इसके माँ बाप को मार डाला था, तब से गांव में शांति आई थी। लेकिन इस मनहूस को जिंदा छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ये पिशाचों का वंशज है और जब तक ये जिंदा रहेगा हमारी नींद हराम होती रहेगी। ये यहाँ से जाएगा, लेकिन सीधे यमलोक जाएगा। हमारे जितने जानवर इसने मारे हैं उसका दंड तो इसे अवश्य मिलेगा। पीटो रे इस पापी को। सार्थक को भीड़ ने घेरा और पिटाई शुरू की। सार्थक सिर्फ दर्द के मारे चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मैंने किसी भी जानवर को नहीं मारा है, मुझे छोड़ दीजिए। भीड़ ने एक नहीं सुनी, लाठियों पर लाठियां बरसती जा रही थी। सार्थक की आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। अपमान, दर्द और डर से कांपता हुआ सार्थक भीड़ से निकलकर गांव के श्रापित चबूतरे की ओर भागा। भीड़ में से 3 लोगों ने सार्थक का पीछा किया। सार्थक जान बचाते हुए हांफते हांफते श्रापित चबूतरे के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। उसने बरगद के पेड़ से छाल तोड़ी और अपने जख्मों पर लगाई। वो चबूतरे पर बैठ गया। उसी वक्त तीनों आदमी पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। सार्थक बहुत थक चुका था। उसमें भागने की शक्ति भी नहीं बची थी। तीनों आदमी सार्थक के सामने लाठी लेकर खड़े थे। आखिर आज तू हमारे चंगुल में फंस ही गया। तू दूसरों के शव जलाने का काम करता है ना, आज हम तुझे जिंदा जलाएंगे। दूसरे आदमी ने लाठी से सार्थक के सिर पर मारा और खून की बूंदें उड़कर चबूतरे पर जा गिरी। जैसे ही सार्थक का गर्म खून चबूतरे की दरारों में गिरा, जमीन थरथराने लगी, हवाएं तेज चलने लगी। नीले बादल काले बादलों में बदल गए, बिजलियां कड़कने लगी। तभी तीनों आदमी डर कर वहां से भाग गए। चबूतरा हिलने लगा। चबूतरे से लाल रोशनी बाहर निकली और चबूतरे में से एक लाल रंग की किताब सार्थक के सामने आ गिरी, जिस पर लिखा था रक्त ग्रंथ। और उसी लाल रोशनी में से प्रकट हुई रक्त माया।
रक्तमाया एक सुंदर स्त्री थी। उसकी चमकती आंखें लाल रेशों से भरी हुई थी। काले लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून और उसके शरीर से लिपटे वस्त्र का एक छोर दूर हवा में लहरा रहा था। वो खुद जमीन से ऊपर तैर रही थी। रक्तमाया को देखते ही सार्थक पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज थी। उसकी आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हुई थी। कौन हो तुम? ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ आ गया हूँ? डर मत सार्थक, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सार्थक की पीठ पसीने से भीग गई थी। उसकी आंखें अब भी रक्तमाया के रूप को देखकर फटी हुई थी। तुम कौन हो? मैं रक्तमया हूँ, पिशाच वंश की रक्षक। मैं सदियों से इंतजार कर रही थी तुम्हारे खून का इस चबूतरे पर गिरने का। तुम और मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? सार्थक के भीतर तूफान मचा था। गांव वाले हमेशा उसे मनहूस, पिशाच की औलाद कहते रहे थे, लेकिन ये बात वो सिर्फ अपमान समझता था। उसे कभी अपने खून की सच्चाई नहीं बताई गई थी। सार्थक के मन में हजारों सवाल तैर रहे थे। सार्थक रक्तमाया से पूछता है, गांव वाले मुझे पिशाच कहकर बुलाते हैं। क्या मेरे माता पिता भी पिशाच थे? हाँ सार्थक, तुम्हारे पिता अश्वक गुट के योद्धा और माँ कालरात्रि गुट की देवी समान स्त्री थी। दोनों ने प्रेम किया और पिशाच जातियों की सीमाएं तोड़ी, पर इसी प्रेम ने उन्हें युद्ध की आग में झोंक दिया और तू उस आग से बचा हुआ खून है। यह रक्त ग्रंथ लो। यह रक्त ग्रंथ तुम्हारे पूर्वजों की वेदना और वीरता की कथा है और आज से यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। युद्ध शुरू होने से एक रात पहले तुम्हारे पिता महाबली ने यह रक्त ग्रंथ मुझे सौंपा था। उस दिन उन्होंने कहा था, रक्तमाया, अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो इस ग्रंथ को हमारी संतान तक पहुंचाना। इसमें हमारे कुल की हर शक्ति, हर ज्ञान छुपा हुआ है। ये उसकी पहचान और उसका अस्त्र दोनों बनेगा। और हाँ, जब तक वो रक्त ग्रंथ की शक्तियों के योग्य नहीं बनता, तब तक तुम इसे संभाल कर रखना। याद रखो, ये ग्रंथ कभी भी इंसान, राक्षस या पिशाच के हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो विनाश निश्चित है। रक्तमाया सार्थक को आगे बताती है, सार्थक, तुम्हारी माँ त्रिलोक्या ने मंत्रों से तुम्हें चट्टानों के बीच छुपाया था, लेकिन काल रात्रि पिशाचों के सैनिक अधिक थे। तुम्हारे माँ बाप पर बिजली गिरी और वहाँ उनका अंत हो गया। मैंने अपनी शक्ति से समय को रोका और तुम्हारे साथ साथ इस ग्रंथ को भी सुरक्षित किया। सालों तक मैं इस ग्रंथ के साथ चबूतरे के नीचे छिपी रही, क्योंकि मुझे पता था एक दिन तुम्हारा खून इस ग्रंथ को पुकारेगा। और जब वो हुआ तो मैं फिर जाग गई। तू पिशाच वंश का उत्तराधिकारी है सार्थक, तुम्हें ही इस वंश को बचाना है। मुझे? मैं ये कैसे कर पाऊंगा? मुझ में कोई शक्ति, कोई कला नहीं है। तुम्हारे साथ रक्तमाया है, तुम्हें रास्ते दिखाऊंगी और जरूरत पर आ जाऊंगी। वैसे भी कल का सूरज तुम्हारे जीवन की नई सुबह लेके आने वाला है, तैयार रहो। इतना कहकर रक्तमाया वहां से किताब के अंदर गायब हो गई। रक्तमाया की बातें सुनकर सार्थक हैरान था। उसके मन में कई प्रश्न थे। चबूतरे पर लेटा हुआ सार्थक एकटक बादलों को देख रहा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन नींद कहीं खो गई थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ी, वो रोज की तरह सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल की ओर गया। उसके मन में बस एक बात गूंज रही थी, कल जो कुछ भी हुआ, अगर ये सब झूठ नहीं था तो आगे क्या होने वाला है? तभी अचानक जंगल की गहराई से एक चीख सुनाई देती है। बचाओ! सार्थक को महसूस हुआ कि किसी की जान खतरे में है। पेड़ों के बीच भागता हुआ, पत्तियों को चीरता हुआ सार्थक तेजी से आवाज की दिशा में दौड़ा और जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। एक बड़ा भयंकर भेड़िया विद्याधाम आश्रम के शिक्षक आचार्य रुद्रव्रत पर झपट पड़ा था। बचाओ, कोई है? सार्थक ने बिना कुछ सोचे बगल में पड़ी लकड़ी उठाई और भेड़िए की तरफ देखा।
सार्थक ने भेड़िए का ध्यान हटाने के लिए चिल्लाकर कहा। बूढ़ों पर क्यों वार करते हो? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। भेड़िया गुर्राया। जैसे ही भेड़िया सार्थक की तरफ भागा, सार्थक ने पूरी ताकत से भेड़िए पर वार किया। भेड़िया तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और शांत हो गया। सार्थक की सांसें अब तेज थी, हाथ कांप रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भेड़िए को मार गिराया था। आचार्य रुद्रव्रत सार्थक के पास आए। उनके शरीर पर कई जख्म हुए थे। तुमने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो बच्चे? मेरा नाम सार्थक है। मैं अघोरपुर गांव में रहता हूँ। आचार्य रुद्रव्रत ने सार्थक की तरफ बारीकी से देखा। उन्होंने सार्थक के माथे का चिन्ह देखा। उसके माथे पर 3 नोकों वाला उल्टा त्रिशूल था। ये चिन्ह अश्वक, कालरात्रि और मानव, इन 3 वंशों के प्रतीक को दर्शाता था। उनके चेहरे के भाव ऐसे बदले जैसे वो कुछ जानते हो। तुम करते क्या हो सार्थक? शमशान घाट पर जितने भी शव आते हैं, उन सभी का अंतिम संस्कार करने का काम करता हूँ। अरे अरे अरे, इतने शूरवीर होकर भी ये काम करते हो? जो नसीब में है वही कर रहा हूँ। तुम उस काम के लिए नहीं बने हो बच्चे। तुम्हारा यहाँ मुझसे मिलना कोई संयोग नहीं है। तुम्हें मेरे साथ विद्याधाम आश्रम चलना चाहिए। तुम बहादुर हो, तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। जहां तुम्हें ज्ञान मिलेगा, दिशा मिलेगी और शायद तुम्हारी पहचान भी मिलेगी। सार्थक से पहली बार किसी ने इतनी इज्जत से बात की थी। उसे इंसान समझा था, इसलिए सार्थक ने आचार्य रुद्रव्रत की बात मान ली। जंगल में एक खोया हुआ लड़का अपनी नियति की ओर पहला कदम बढ़ा रहा था। सार्थक आचार्य के साथ विद्याधाम आश्रम की तरफ निकला। उसके हाथ में लकड़ी की पेटी में रक्त ग्रंथ था। 5 घंटे का पैदल सफर करके सार्थक आश्रम पहुंचा। तांडव पर्वत के समीप विद्याधाम आश्रम एक ऐसा स्थान था जहां बच्चे सिर्फ पढ़ाई के साथ खास शक्तियां सीखते थे। आश्रम का मकसद था हर बच्चे की शक्ति को पहचानना और उसे अच्छे काम में लगाना। तंत्र, मंत्र, मन और बल की शक्तियां सिखाना, ताकि हर कोई जीवन में आने वाली हर चुनौती से मुकाबला कर सके। आश्रम पहाड़ियों के बीच में था। आश्रम के बीचों बीच सभा स्थल था जहां प्रार्थना होती थी। उसके नजदीक एक चक्रव्यूह आकार का मैदान था जहां विद्यार्थी अपनी शक्तियों का अभ्यास करते थे। मैदान के एक छोर पर खड़ा था साधना वृक्ष। कहा जाता था कि यह सिर्फ उसी को छाया देता है जो सच्चा साधक हो। पत्थर की दीवारों पर सूरज की प्रतिमाएं उकेरी गई थी। आश्रम चारों तरफ से घने वृक्षों और शीतल झरनों से घिरा था। आश्रम में एक गुप्त कक्ष भी था जिसे अंतर कक्ष कहा जाता था। आश्रम के पहले दिन सार्थक सभी विद्यार्थियों के साथ सभा स्थल में खड़ा रहता है। उसके सामने आचार्य रुद्रव्रत, शास्त्र विद्या के आचार्य वेद, शस्त्र विद्या के आचार्य निषाद और तंत्र विद्या के आचार्य भैरव खड़े थे। आज जिन चुने गए विद्यार्थियों को अपनी शक्तियां दिखानी थी, वो सामने आए। सैकड़ों छात्रों में से विशाल अग्निहोत्री, अग्नि राठौड़, विजय वर्धन और वंशिका मेहरा, ये 4 लोग सामने जाते हैं। सबसे पहले विशाल ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। उसने तलवार के एक वार से 5 नींबू काटे। तब सभी छात्रों ने तालियां बजाई। विशाल के पश्चात आश्रम की सबसे सुंदर लड़की वंशिका सामने आई। वंशिका ने चक्रभेद कला दिखाई। अगर कोई शत्रु सामने हो तो चक्रभेद विद्या से उसकी शक्ति को पहचाना जा सकता था और सामने वाले की शक्तियों को कम किया जा सकता था। विजय वर्धन ने तंत्र विद्या दिखाई तो अग्नि ने एक ही मंत्र से सूखे पेड़ पर आग लगाई। ये कहाँ आकर फंस गया सार्थक? क्या सच में मुझे यहाँ होना चाहिए? ये जगह तो उन्हीं के लिए है जो खास हैं। सार्थक का दिल धक धक कर रहा था। उसे स्वयं पर भरोसा नहीं था।
उसके पास न कोई शक्ति थी न कोई कला, और सामने खड़े थे वो सब जिनके पास असाधारण शक्तियां थी। सार्थक स्वयं की उलझन में खोया हुआ था कि अचानक आचार्य रुद्रव्रत ने कहा, आज हमारे आश्रम में नया छात्र जुड़ रहा है जिसका नाम है सार्थक। सार्थक, सामने आओ। खुद का नाम सुनते ही सार्थक अपने विचारों से बाहर आ गया। वो घबरा गया, उसके हाथ पांव कांप रहे थे क्योंकि उसके कपड़े सादे थे। पांव में घिसी हुई चप्पल, पीठ पर एक पुराना थैला था। लेकिन शेष छात्र नए चमकदार कपड़ों में थे। कई छात्रों की निगाहें सार्थक पर टिक गई थी। कुछ आंखों में सवाल थे, कुछ में हंसी और कुछ में नफरत थी। सार्थक जकड़े हुए पैरों से सामने आया। सार्थक, अपना परिचय दो। तुम्हें जो कुछ भी आता है वो बताओ। मेरा नाम सार्थक है। मैं अघोरपुर गांव से आया हूँ और मुझे लकड़ी जमा करना आता है। सार्थक के इतना कहते ही सभी छात्र हंसने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा हंसी काली नाम के छात्र की थी। काली तंत्र मंत्र विद्या का दूसरे वर्ष का होशियार लेकिन शातिर छात्र था। इसे अंदर क्यों लिया गया? इसे तो शमशान में जलाना चाहिए था। लो, तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। काली ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सार्थक की पीठ पर जो थैली थी उसे नीचे गिरा दिया और फिर से सभी छात्र हंसने लगे। सार्थक ने सिर झुकाया। वो चाहकर भी किसी की आंख में देख नहीं पा रहा था। आचार्य रुद्रव्रत सार्थक के पास गए और उन्होंने सभी छात्रों से कहा, इन शक्तियों पर किसी एक इंसान का अधिकार नहीं होता। सबको जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है। इस लड़के को भी यहाँ पढ़ने का एक मौका मिलेगा, जैसे तुम सबको मिला है। इतना कहकर आचार्य रुद्रव्रत वहां से चले जाते हैं। आचार्य वेद, आचार्य निषाद और आचार्य भैरव तुरंत आचार्य रुद्रव्रत के कक्ष में जाते हैं। ये किस मेंढक को आश्रम में प्रवेश दिया है आपने? वो न बोल सकता है न ठीक से चल सकता है। ऐसे लड़के को हम पढ़ाएंगे भी कैसे? आचार्य रुद्रव्रत आचार्य भैरव, आचार्य निषाद और आचार्य वेद को समझाते हुए कहते हैं, आप सभी की तकरारें मुझे मंजूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ बनने का, प्रयास भी करने का अधिकार नहीं दिया जाए। सार्थक आज ही आश्रम आया है और देखना ये आज का मेंढक कल का बाज बनेगा। आश्रम में पहला दिन सार्थक के लिए किसी बुरे स्वप्न जैसा था। शक्तियों से भरी इस दुनिया में वो एक ऐसा लड़का था जिसके पास ना कोई शक्ति थी ना ही आत्मविश्वास। जहां औरों को तालियां मिली थी, वहीं उसे ताने मिले थे। जिस जगह को उसने अपने जीवन की शुरुआत माना, उसी जगह उसकी हंसी उड़ाई गई। सार्थक उदास मन से आश्रम के एक कोने में बैठ गया। यहाँ क्या कर रहे हो सार्थक? उसी समय उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। सार्थक ने सिर उठाकर सामने देखा तो वो चौंक गया। वो कोई और नहीं, आश्रम की सबसे सुंदर लड़की वंशिका थी, जिसने सुबह ही चक्र भेद विद्या से खूब तारीफें बटोरी थी। वंशिका के अचानक पास आने से सार्थक घबरा गया था। उसने आज तक एक भी लड़की से बात नहीं की थी। जी, मैं ऐसे ही यहाँ पर बैठा था। सुबह सभा स्थल में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उससे नाराज हो ना? सार्थक को आश्चर्य हुआ कि वंशिका ने उसके मन में चल रही बात को पहचान लिया। तुम्हें कैसे पता कि मैं? क्योंकि मैं मानस विद्या जानती हूँ। यहाँ सब शुरुआत में खो जाते हैं, लेकिन खो जाने से ही तो खुद को ढूंढने का रास्ता बनता है। सार्थक चौंक कर उसकी तरफ देखता है। मुझे लगता है मैं यहाँ के लिए नहीं बना। और मुझे लगता है तुम बाकी सबसे अलग हो। सुबह तुमने सबके सामने झूठ नहीं बोला, जो आता है वही कहा। तभी मैं समझ गई कि तुम मन के सच्चे हो, और सच्चे मन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सार्थक ने क्षण भर के लिए कुछ ना कहा, लेकिन पहली बार किसी ने उसके भीतर की ताकत देखी थी। उसे इंसान समझकर प्यार से बातें की थी। तुमने कुछ खाया नहीं आज? दोपहर को भोजन कक्ष में भी नहीं थे? मुझे भूख नहीं थी। वंशिका ने हल्की सी मुस्कान और आंखों में चिंता लिए
अपने हाथों में रखे पत्तों को खोलकर सार्थक के सामने रखा। उसमें कुछ सूखे बेर और थोड़े से चने थे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं जानती हूँ जब इंसान अकेला होता है तब किसी को तो उसके साथ होना चाहिए। उस पल वंशिका की आंखों में सार्थक को सिर्फ अपनापन ही नहीं दिखा, उसे वहां एक ऐसा संबंध महसूस हुआ जो शायद जन्मों से भूला हुआ था। आज सुबह तक वो खुद को टूटा हुआ समझता था, लेकिन इस एक मुलाकात से उसे जीवन जीने की एक नई उम्मीद मिली थी। रात की खामोशी में सार्थक कमरे में अकेला बैठा था। कमरा शांत था, लेकिन सार्थक का मन सोच के सागर में डूब गया था। वो खिड़की के पास बैठा आसमान की ओर देख रहा था। आज पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था। आज उसके मन में थोड़ा संतोष था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी स्थिति से वो दुखी था। आखिर उसके भविष्य में लिखा क्या है? लेकिन तभी कमरे के एक कोने में पड़ी लकड़ी की पुरानी पेटी अपने आप खुल गई। उसमें से लाल रंग की रोशनी बाहर आने लगी। सार्थक ने जाकर देखा तो भीतर वही रक्त ग्रंथ था। लाल कपड़े में लिपटी एक भारी भरकम पुस्तक, जिसके ऊपर सूखे हुए खून जैसे निशान उभर आए थे। पुस्तक अचानक खुल गई और वही तेज लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कमरे में रखे दिए खुद ब खुद बुझ गए। हवा जैसे ठहर गई थी और तभी पन्नों से धुएं की तरह रक्त माया बाहर निकली। सार्थक, आगे आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार हो जाओ। आज जो भी आश्रम में हुआ उसे भूल जाओ। क्या तुम्हें आज जो भी मेरे साथ सभा स्थल में हुआ वो पता है? सार्थक, तुम्हारा और मेरा खून अलग नहीं है। तुम जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, वो सीधा मेरे दिल तक पहुंचता है। आज जो अपमान तुमने झेला है वो बस एक शुरुआत है, लेकिन अगर इन्हीं अपमानों को एक दिन तालियों में बदलना है तो तुम्हें एक नहीं कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। सार्थक रक्त माया को घूरता है। उसके मन में दर्द था, कई सवाल थे। पर मैं ही क्यों रक्तमाया? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो बस जैसे तैसे जीना चाहा। मेरे माँ बाप भी मुझसे छीन लिए गए। मुझे गांव वालों से हमेशा तिरस्कार ही मिला। अब ये अग्नि परीक्षाएं मुझे ही क्यों झेलनी है? क्योंकि तुम महाबली और त्रिलोक्या के पुत्र हो। तुम वह हो जिसमें अश्वक और कालरात्रि, इन दो विरोधी कुलों का खून बहता है। वो जिन्होंने तुम्हारे माँ बाप को मारा, वो अब भी जिंदा हैं और उनका पाप अब तुम्हें मिटाना होगा। ये तुम्हारा बदला नहीं, ये तुम्हारी मुक्ति है। तुम्हें खुद को साबित करना होगा, खुद को चुनना होगा। जंगल के उस काले पहाड़ के नीचे एक गुफा है, वहीं छिपा है रक्त ताबीज। वो ताबीज सिर्फ तुम्हारे खून को पहचानता है और वही तुम्हें शक्ति देगा। सार्थक की सांसें तेज हो जाती हैं। वो समझ गया था ये कोई आम राह नहीं है, लेकिन अब पीछे लौटना भी संभव नहीं था। जब पूरा आश्रम गहरी नींद में था, तब सबसे छिपते छिपाते सार्थक गुफा की ओर निकल पड़ा। रक्त ताबीज जंगल के काफी अंदर एक गुफा में थी। सार्थक की सांसें तेज थी और कदम एकदम ठोस थे। घना जंगल पार करते हुए वो आखिरकार उस काली गुफा के सामने पहुंचा। कहते हैं जो आखिरी बार इस गुफा में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। गुफा का मुख्य रास्ता चट्टानों से ढका हुआ था, लेकिन गुफा के एक किनारे पर छोटा सा सुराख था, बस इतना कि कोई झुककर अंदर जा सके। सार्थक ने वही रास्ता चुना और अंदर गया। गुफा के भीतर घना अंधेरा था। गुफा के कोने में सिर्फ एक जलती हुई मशाल थी, जैसे खुद अंधकार वहां सदियों से सोया हो। लेकिन जैसे ही सार्थक थोड़ा भीतर गया, एक भारी डरावनी आवाज गूंज उठी। गुफा में गुफा रक्षक अघोरा बैठा था। उसका शरीर लोहे जैसा कठोर, आंखें आग जैसी लाल थी। कौन है? किसने हिम्मत की मेरी गुफा में कदम रखने की? यहाँ सिर्फ वही आता है जो मरने को तैयार हो। तो समझो मैं सिर्फ तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ। इतना सा तू और इतनी बड़ी बातें?
बच्चे, तुमने मौत को दावत दी है। मैं यहाँ रक्त ताबीज लेने आया हूँ और उसे लिए बगैर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। सार्थक की बात सुनते ही अघोरा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा आग की तरह तप रहा था। शक्तिशाली अघोरा को अपनी ओर आते हुए देखकर सार्थक एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसके पैर अपनी जगह से हिले नहीं। उसकी आंखों में डर था, लेकिन पैरों में हिम्मत भी थी। अघोरा उसके ठीक सामने आकर रुका। सांसों की आवाजें टकरा रही थीं। फिर अघोरा ने उसकी आंखों में देखा और अचानक खंजर निकाला। उसने बिना एक पल गंवाए खंजर सार्थक की तरफ फेंक दिया। सार्थक नीचे झुका। खंजर हवा को चीरता हुआ निकल गया। अघोरा ने ऊंची छलांग लगाते हुए सार्थक को एक घूंसा मारा। सार्थक दूर जा गिरा। इसको कैसे मारूं? ये इंसान नहीं, शैतान है। अघोरा ने किसी खिलौने की तरह सार्थक को गले से पकड़कर ऊपर फेंका। सार्थक धड़ाम से नीचे गिर गया। सार्थक के सिर पर चोट लगी थी। उसका खून जैसे ही जमीन पर टपकता है, अचानक उसके हाथों से लाल रोशनी निकलती है। उसकी उंगलियां लंबे पंजों में बदल जाती हैं, जैसे वे नाखून नहीं खंजर हो। उसके दांत पिशाच की तरह नुकीले और बड़े हो जाते हैं। ये क्या था? मेरा शरीर तो जैसे खुद ब खुद चलने लगा। मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर ये ताकत आई कहां से? जैसे ही अघोरा ने सार्थक का हाथ पकड़ा, एक झटका सा लगा, लेकिन ये झटका अघोरा के लिए था। सार्थक की आंखें पल भर में लाल हो गईं। अघोरा कुछ समझ पाता उससे पहले ही सार्थक के हाथ से गर्म लाल रोशनी अघोरा की नसों में उतरने लगी। अघोरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सांसें भारी होने लगी। अघोरा की काली त्वचा पर लाल नसें उभरने लगी, मानो खून नहीं, उसकी आत्मा तक खिंच रही हो। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये शक्ति मुझसे खून छीन रही है। तुम कौन हो? कहीं तुम कोई पिशाच तो नहीं? मैं पिशाच वंश का खून, पिशाच वंश का उत्तराधिकारी, माँ त्रिलोक्य और पिता महाबली के बलिदानों का फल सार्थक हूँ। सार्थक के चेहरे पर अब इंसान नहीं, एक भूखा शिकारी था। उसकी आंखों में दया नहीं, बस एक गहरी प्यास दिख रही थी। अघोरा करहाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तभी गुफा में ताबीज की रोशनी फैली। रक्त चट्टान मूर्ति पर सफेद रक्त ताबीज था। सार्थक के उसे छूते ही शवलोक में हाहाकार मच गया। शवलोक धरती के नीचे गहराइयों में छिपा हुआ लोक था। एक ऐसा स्थान जहां जीवन नहीं, बस राख, हड्डियां और खून की नदियां बहती थीं। उसी राख के साम्राज्य में ज्वालामुखी की आग फिर से धधक उठी थी। सिंहासन पर बैठा था काल ग्रह, जो काल रात्रि पिशाच कुल का निष्ठुर सम्राट था। उसकी आग जैसी आंखें थीं और उसके हाथ में काली छड़ी थी, जिससे आत्माएं भी कांप उठती थीं। जैसे ही सार्थक ने रक्त ताबीज को छुआ, काल ग्रह को पता चला कि रक्त ताबीज फिर से जाग चुका है। यह वही शक्ति थी जो सिर्फ पिशाच वंश के असली उत्तराधिकारी को स्वीकार करती थी। काल ग्रह समझ गया, जिस बच्चे को वो मरा हुआ मान चुका था, वो अब भी जीवित था। तो वो बच गया है। महाबली और त्रिलोक्या का बेटा अभी भी जिंदा है। उसे महाबली के साथ खत्म कर देते तो अच्छा होता। महाराज, ये हमारे लिए अशुभ संकेत है। क्या ये भविष्यवाणी सच होगी महाराज? शवलोक की हवाओं में डर फैल गया था। वर्षों पहले जिस नाम को मिटा दिया गया था, अब वो नाम वापसी की दस्तक दे रहा था। हम अपने खून से युद्ध लिखते हैं। जो भी हमारे विरुद्ध खड़ा होगा, मिटा दिया जाएगा। विपदा काल ग्रह की पत्नी थी। वो बीच में बोली, आचार्यों की भविष्यवाणियां कभी झूठ नहीं होती महाराज। अपनी जुबान को लगाम दो रानी विपदा। सार्थक अब मेरा लक्ष्य है। उसे समाप्त करना ही हमारी सत्ता को बचाने का एकमात्र उपाय है। पृथ्वी लोक पर हमले की तैयारी शुरू करो। इधर सार्थक गुफा के बाहर आया था। अघोरा का खून खींचने के बाद उसका शरीर फिर से पहले जैसा हो गया।
वो अपने दोनों हाथों को देख रहा था, मानो ये उसके नहीं थे। उसके चेहरे पर एक साथ डर, संतोष और प्यास थी। ये क्या था? मैंने उसका खून खींच लिया? मेरे हाथों में ये शक्ति आई कहां से? वो ताबीज की शक्ति को समझता है, जिसे छूने से उसे शक्ति मिली थी। तभी वहां रक्त माया प्रकट होती है। बहादुरी तो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी सार्थक। अब एक कदम और उठाने का समय आ गया है। तुम्हारा अगला काम है एक हिरन का खून पीना। लेकिन ध्यान रहे, जिस भी हिरन का तुम खून पियोगे उसे एक बच्चा भी होना चाहिए। ये कैसी शर्त है? किसी बच्चे से मैं उसकी माँ को कैसे छीन सकता हूँ? ये पाप है। तांडव पर्वत पर तुम्हारे माता पिता के साथ जो छल किया गया वह भी एक पाप था। महायुद्ध में कोई सही और गलत नहीं देखता। यह दुनिया सिर्फ जीतने वालों को ही याद रखती है। मैं तुम्हें छोटे युद्ध के लिए नहीं, बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रही हूँ। अपने माँ बाप के बलिदान को याद करो। अपने माँ बाप का नाम सुनते ही सार्थक भावुक हो गया। उसके मन में ये चुभन थी कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को मरना पड़ा था। इसलिए सार्थक रक्तमाया के इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। सुबह होने वाली थी। सार्थक जंगल में इधर उधर घूमता है। एक झील के किनारे उसे एक हिरण अपने बच्चे के साथ दिखती है। वो झील में पानी पी रहे होते हैं। जब सार्थक हिरण का खून पीने लगता है, उसके पंजे और दांत उभरते हैं। सार्थक के भीतर एक जंगली प्यास जाग उठती है। खून की पहली बूंद जैसे ही उसकी जीभ को छूती है, उसकी नसों में एक अजीब सी गर्मी दौड़ जाती है। सार्थक के लिए यह सिर्फ खून नहीं, बल्कि एक अपराध जैसा था, जिससे वो बचना चाहता था पर बच नहीं सका। हिरण ने एक क्षण के लिए अपने बच्चे की ओर देखा। डर, दुख और विवशता उसकी आंखों में तैर रही थी। उसकी टांगें कांपी। वो भागना चाहती थी, लेकिन सार्थक की ताकत के आगे वो बस एक शिकार भर थी। जब उसके प्राण निकले, उसकी आंखें अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। हिरण के बच्चे ने अपनी मां को तड़पते हुए देखा। वो भागा नहीं, बस कांपते हुए खड़ा रहा और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ रो पड़ा। सार्थक के हाथों पर अब भी ताजा खून था। उसने अपने हाथों को देखा। ये मैं नहीं हूं। ये मैं कैसे बन गया? और तभी उसकी नजर उस नन्हे हिरण पर पड़ी। नन्हा हिरण डरा हुआ था। सार्थक ने झुककर उसे अपनी गोद में उठाया, उसे प्यार से सहलाया। सार्थक के भीतर अब भी कुछ बचा था। इंसानियत, प्रेम और करुणा के भाव। वो खुद से लड़ रहा था। एक ओर वो इंसान था तो दूसरी ओर वो पिशाच था। उसके मन में कई प्रश्न गूंजने लगे। क्या मैं जानवर बन चुका हूं? क्या मेरे अंदर का इंसान मर गया है? कितना अजीब है ना। लोग कहते थे मैं कमजोर हूं। अब जब शक्ति आई है तो खुद से डर लग रहा है। सार्थक के भीतर एक अजीब सी भूख जाग उठी थी। अब भूख जो रोटी से नहीं, खून से मिटती थी। सार्थक कमरे में चारपाई पर बैठा है। उसके माथे पर पसीना है। ये कैसी तलब है? लगता है जैसे किसी की नसों से खून खींच लूं तो ही चैन मिलेगा। सार्थक की आंखें लाल होने लगी थी। उसकी नाक अब हर छोटी गंध को पहचानने लगी थी। वो उठा और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। जहां रसोई के पास पानी की टंकी थी, वहीं पर उसे वंशिका दिखती है। कौन है वहाँ? रात को यूं घूमना मना है। सार्थक वंशिका के सामने आ गया। उसकी सांसें भारी थीं, आंखों में भूख थी। सार्थक वंशिका का खून पीने ही वाला था। उसी पल आश्रम की पश्चिम दिशा से एक आंधी उठती है, जैसे आसमान खुद कांप उठा हो। पेड़ों की टहनियां टूटने लगती हैं। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं। तांडव पर्वत काले कोहरे से दिखता नहीं है।
सावधान सावधान, आश्रम पर हमला होने वाला है। सभी लोग सभा स्थल पर तुरंत एकत्र हो जाइए। चेतावनी शंख बजते ही सभी विद्यार्थी और आचार्य सभा स्थल की ओर भागते हैं। सभा स्थल की मशालें जल उठती हैं। ये काल ग्रह की चाल है। कई वर्षों बाद ये युद्ध का पहला संकेत है। हमेशा की तरह छुपकर वार नहीं होगा, इस बार सीधा युद्ध होगा। एक तरफ आश्रम में काल ग्रह नाम का तहलका मचा था, तो दूसरी ओर सार्थक जमीन पर गिर पड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें अब भी वंशिका की नसों की ओर देख रही थीं। क्या वो अपने भीतर पल रहे राक्षस को हराकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करेगा, या काल ग्रह की सेना उसे मिटा देगी? क्या सार्थक अपनी शक्ति को संभाल पाएगा, या फिर वही शक्ति उसे राक्षस बना देगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और माय वैम्पायर सिस्टम के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।